तो चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल से फिर फील्ड, इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके कारण आप पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो वो पोटेंशियल आप लिख सकते हैं रो डी टो, ये चार्ज हो गया ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r माइनस r प्राइम ऐसा, और ये जो रो है वो r प्राइम पर है और जो डी टो है उसी जगह का वॉल्यूम है। तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल आप लिख सकते हैं। पोटेंशियल में और चार्ज डेंसिटी में एक और बहुत अच्छा इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइसन इक्वेशन। और वो क्या है? वो है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डाइवर्जेंस हम लेते हैं तो वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉसेस लॉ है ये, पॉइंट बाई पॉइंट रिलेशन है ये, डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ का। और इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल को भी आप लिख सकते हैं E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ये भी आपको याद होगा कि जो ग्रेडियंट है इस किसके लिए लिखते हैं हम, कार्टेशियन में अगर हो तो I कैप डेल डेल x प्लस J कैप डेल डेल y प्लस K कैप डेल डेल z ऐसा है। इसके आगे आप ये V लगा दीजिए और ये माइनस लगा दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के का एक्सप्रेशन बन जाता है। कंपोनेंट्स चाहिए तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप मिला करके लिख लीजिए तो ये बन जाता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V ये, और ये बराबर रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चीज़ है ग्रेडियंट यहाँ और फिर डाइवर्जेंस यहाँ, माइनस को आप बाहर लिख लीजिए, उसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर। इसको डेल स्क्वायर बोलते हैं, इसको डेल स्क्वायर ऐसा पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर, लैप्लासियन भी बोलते हैं इसको। तो माइनस और फिर ये डेल स्क्वायर और किसका किस पर ऑपरेट करेगा, V पे, इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये जो डेल स्क्वायर है इसके एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं। कार्टेशियन में तो आसान है, आप डाइवर्जेंस का भी इक्वेशन जानते हैं, एक्सप्रेशन जानते हैं, आप उसको मिला के आराम से लिख सकते हैं। ये जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर जो कि ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस है, उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा ये यहाँ पे, ये डेल टू डेल एक्स स्क्वायर V और प्लस डेल टू डेल वाई स्क्वायर ऑफ V डेल टू डेल जेड स्क्वायर ऑफ V। पता है आपको, ये पार्शियल डिफरेंशिएशंस हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है, इसलिए ये पोटेंशियल ये फंक्शन है R का, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये जो R यहाँ एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये इस एक्सप्रेशन में ये R, यही R है जहाँ हम ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं, V एट R, V एट R। और जो ये R प्राइम है वो चार्जेस जहाँ जहाँ हैं, ये रो डीटो जहाँ हमने लिया है उस जगह का पोजीशन वेक्टर ये R प्राइम है। तो R का फंक्शन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये x y z का फंक्शन है, और इसलिए डिफरेंशिएट करते समय में अगर मैंने y और z को कांस्टेंट मानते हुए x से डिफरेंशिएट किया है तो उसको हम लोग ऐसा पार्शियल डिफरेंशिएशन x में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह x और z को अगर कांस्टेंट मानते हुए y में डिफरेंशिएट किया है तो वहाँ से हमें ये टर्म मिलता है और वो टर्म मिलता है। अगर इसको आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो वैसी हालत में इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा डेल स्क्वायर का, डेल स्क्वायर V यानी 1 बाई R स्क्वायर डेल बाई डेल R स्क्वायर डेल बाई डेल R ऑफ V, ये पहला टर्म है। क्या है ये? जो V है जो कि फंक्शन है, अब जब हम स्फेरिकल में लिख रहे हैं तो V जो है V ऑफ R, V एट दिस पोजीशन, और पोजीशन अब बताया जाएगा R थीटा फाई से
इसलिए आर थीटा और फाई का ये फंक्शन है। तो हमने उसको यहाँ आर में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, थीटा फाई को कांस्टेंट मानते हुए, वो ये टर्म है। जो आया उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और तब इतना सारा जो आया उसमें फिर से थीटा फाई को कांस्टेंट मानते हुए आर से डिफरेंशिएट किया और तब 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये पहला टर्म बना। अगला टर्म इसका है 1/r स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पे, और फिर डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल डेल थीटा ऑफ v, ये दूसरा टर्म बन रहा है। उसी प्रकार से v जो है r थीटा फाई का फंक्शन है, थीटा में डिफरेंशिएट करना है, r को और फाई को कांस्टेंट मानना है। तो r और फाई को कांस्टेंट मानते हुए थीटा में डिफरेंशिएट कीजिए, जो फंक्शन मिले उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, अब जो फंक्शन मिले उसको फिर थीटा में डिफरेंशिएट कीजिए और तब इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये इसका अर्थ है। और तीसरा टर्म है 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अब फाई की बारी है, डेल डेल फाई, और यहाँ अंदर में देखें तो सीधा डेल डेल फाई ही है वो v, ऐसा। तो इसको आप डेल टू डेल फाई स्क्वायर ऑफ v ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर में है। इसी प्रकार से सिलिंड्रिकल में आएंगे तो सिलिंड्रिकल के लिए भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सिलिंड्रिकल के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो v है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे s, फाई और z में। तो इसलिए जब इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर v, तो वो बनेगा 1/s डेल डेल s और फिर यहाँ पे s डेल v डेल s, ऐसा, प्लस डेल 2v डेल फाई स्क्वायर और 1/s स्क्वायर और प्लस डेल 2v डेल z स्क्वायर। थोड़ा कठिन ज़रूर है याद रखना, लेकिन थोड़ा कुछ याद रखिए, कुछ डिराइव कर लीजिए, कुछ कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, तो इसको भी याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है। अब ये जो ऑपरेशंस है, ये सारे ऑपरेशंस डेल स्क्वायर के यहाँ पे हमने लिखे हैं। मेन इक्वेशन मेरा ये है कि माइनस या माइनस को साइड लिख लीजिए, डेल स्क्वायर ऑफ फाई इज माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि हम लोग कहते हैं पॉसा इक्वेशन। ये पॉसा इक्वेशन इसको कहते हैं, इसको। और अगर आप किसी ऐसे रीजन में काम कर रहे हैं, ऐसे रीजन में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे वॉल्यूम में आप पोटेंशियल खोज रहे हैं हर पॉइंट पे, जिस वॉल्यूम में खुद कोई चार्ज नहीं है, उस वॉल्यूम के बाहर चार्जेस हो सकते हैं, उन चार्जेस के कारण से पोटेंशियल हो सकते हैं उस रीजन के अंदर में, लेकिन उस रीजन में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो चार्जेस हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस हैं यहाँ वहाँ 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 चार्जेस हैं, कहीं कंटिन्यूस होंगे, कहीं डिस्क्रीट होंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अगर इस रीजन में है और इतनी दूर में चार्ज नहीं है, तो इतनी दूर के लिए अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन, तो वो इक्वेशन लिखते समय में ये रो बराबर 0 है इन पॉइंट्स के लिए, और इसलिए हम लिखेंगे उस इक्वेशन को डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर v को क्या होना चाहिए, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और रो अगर 0 है तो डेल स्क्वायर v बराबर 0। और ये जो अलग से इक्वेशन बना है डेल स्क्वायर v बराबर 0, ये कहलाता है लैप्लास इक्वेशन। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार आप यहाँ से एक्सप्रेशन उठा सकते हैं, और वो बराबर 0 अगर करते हैं तो लैप्लास इक्वेशन कहलाता है, और फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये। इसलिए कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नहीं, ये बहुत सारे ब्रांचेस में यही इक्वेशन आ जाते हैं। एक जो सबसे जाना पहचाना ब्रांच आप कह सकते हैं कि अगर
कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर्स पर मेंटेन किए गए हैं, और उसके बाद जो बीच का स्पेस है उस स्पेस के अंदर आप टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं कि कहाँ कितना टेम्परेचर है। और अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है, हर जगह का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है टाइम में, आपने वो ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है और उसके बाद एक स्टेडी स्टेट बना हुआ है, तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग पॉइंट्स पे उस रीजन में, बीच वाले रीजन में, वो भी इसी इक्वेशन से मिलेगा, डेल स्क्वायर ऑफ कैपिटल T बराबर 0। तो ऐसे ही अनेक क्षेत्रों के अंदर में ये लैप्लास का इक्वेशन इस्तेमाल होता है और इस कारण से ये फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है। तो थोड़ा इसका पहले छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं, फिर इसकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, हम एक स्फेरिकल वॉल्यूम लेते हैं और उस स्फेरिकल वॉल्यूम में और कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी रो ये हम रखते हैं। मान लीजिए इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर में, और ये कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी यहाँ पूरे में भरी हुई है, बाहर में कुछ नहीं है, और इसी वॉल्यूम के अंदर में हम पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि चार्ज डेंसिटी है तो हमें पासा इक्वेशन से शुरुआत करनी होगी। तो हमारा इक्वेशन बनेगा डेल स्क्वायर ऑफ V इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये, और ये रो ऑफ कांस्टेंट है। हम इतनी ही दूर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इतनी ही दूर के पॉइंट्स के लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। और चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम कोऑर्डिनेट्स अपने उसी प्रकार चूज़ करेंगे, ओरिजिन लेंगे, XYZ कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और फिर उसमें से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे, और तब इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये वाला एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। और चूंकि आप देखते हैं कि थीटा और फाई पर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। यहाँ हमने लिया है ओरिजिन, XY एक्सिस बनाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स जो होंगे इसके, उसके अलग अलग थीटा फाई होंगे, लेकिन अलग अलग थीटा फाई अगर लेते हैं R कांस्टेंट रखते हुए, तो यानी हम उसके अंदर एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर घूम सकते हैं। थीटा फाई अलग अलग ले रहे हैं R कांस्टेंट रखते हुए, तो वो सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, उसके चारों बगल वैसा ही, चारों बगल उसके अंदर एक ही जैसा चार्ज है। तो जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होने के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थीटा फाई पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चूँकि थीटा फाई पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे ये जो दो टर्म्स हैं जिसमें डेल डेल थीटा करना है मुझे और डेल डेल फाई करना है, ये ज़ीरो हो जाएंगे और हमारा इक्वेशन इतना बन जाएगा 1/r स्क्वायर डेल डेल r, और फिर ये r स्क्वायर डेल v डेल r बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बन जाएगा। रो कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि अब एक ही वेरिएबल है, जो v है वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस पे, ओरिजिन से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओरिजिन पर, ओरिजिन से इतनी दूर, ओरिजिन से उतनी दूर, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। सेंटर है, वो सेंटर से दूर है, वो अलग अलग पॉइंट्स है। थीटा फाई के वेरिएशन से आपको अलग अलग चीज़ें नहीं मिलती हैं, और कांस्टेंट रखें और थीटा फाई को वेरी करें तो सब कुछ एक जैसा है। लेकिन आर को अगर वेरी करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। सेंटर के कौन कितना नज़दीक है, कौन कितना दूर है, सरफेस से कौन कितना नज़दीक है, कौन कितना दूर है, तो वो चीज़ें बदलेंगी। तो इसलिए हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को टोटल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही पर डिपेंड ही कर रहा है, तो बाकियों को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट करना है, उस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर डेल डेल r, और नहीं, डेल डेल r की जगह हम सीधा ddr लिख सकते हैं, ddr r स्क्वायर dvdr, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इस r स्क्वायर को उधर ले लें हम, तो ddr ऑफ r स्क्वायर dvdr, ये बराबर हुआ माइनस रो r स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इस dr को इधर लिख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, इस dr को यहाँ से यहाँ लिख करके और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए,
तो इधर क्या बना, आर स्क्वायर डी वी डी आर, और उधर बना माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फिर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, सो आर क्यूब यहाँ और 3 यहाँ, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट C1। ऐसा ये आर स्क्वायर डी वी डी आर का मान निकला। अब इस आर स्क्वायर से फिर भाग लगा दीजिए आप दाहिनी तरफ, तो बचा डी वी डी आर, वो डी वी डी आर बराबर हो गया माइनस रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसा, और प्लस C1 बाई आर स्क्वायर ऐसा, ये डी वी डी आर बना। और फिर आप इस डी आर को उधर ले चलिए, फिर इस डी आर को आप उधर लिखिए, डी वी इज इक्वल टू माइनस रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 बाई आर स्क्वायर, और इसके ऊपर डी आर, और फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो v निकला। क्या निकला, v बराबर, यहाँ देखें रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और r का इंटीग्रेशन होगा r डी आर, और वो होगा आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हो गया ये आर स्क्वायर और बाई 2 ऐसा, यानी रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये पहला टर्म बना। और दूसरे टर्म में C1 बाई आर स्क्वायर, इसका डी आर करके इंटीग्रेट करना है, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, इसलिए ये बन गया माइनस C1 बाई आर और प्लस C2। अब C1 और C2 का मान हमें लिखना, तो C1 को पहले देखिए, ये C1 बाई आर है, और ये पूरा इक्वेशन किस रीजन के लिए लिखा जा रहा है, ये इस स्फीयर के अंदर के रीजन के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने ये रो मेंटेन किया है, और अंदर में r इक्वल टू 0 पॉइंट भी शामिल है, और इसलिए अगर इस C1 का कोई वैल्यू मैं यहाँ रखूँ नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो ये चीज़ माइनस इन्फिनिटी होने वाली है। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट है, और हम उसके कारण से पोटेंशियल लिख रहे हैं, हर चार्ज के कारण से एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक फाइनाइट पोटेंशियल होता है, तो इस कारण से ये पूरा जो पोटेंशियल है हर जगह पे वो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, और इस कारण से C1 को 0 होना चाहिए, इस C1 को 0 होना चाहिए, क्योंकि इस रीजन, यही अगर इक्वेशन यहाँ के लिए लिखेंगे तो C1 को 0 होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू 0 उस रीजन में है ही नहीं। अगर आप यहाँ रो इक्वल टू 0 लिख करके इसको सॉल्व कीजिए तो आप बाहर के लिए काम कर रहे हैं, और तब भी इंटीग्रेशन यही आने वाले हैं, रो इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म नहीं आएगा, लेकिन ये टर्म आएगा। उस समय आप C1 को 0 नहीं करेंगे, क्योंकि r इक्वल टू 0 नहीं है उस रीजन के अंदर में, लेकिन अभी आप करेंगे तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू माइनस रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ऐसा, और फिर प्लस C2 ऐसा। C2 का इवैल्यूएशन कैसे होगा, सरफेस का जो पोटेंशियल है वो हमें पता होना चाहिए उसके टर्म्स में। लैपलेस इक्वेशन या पोइसन इक्वेशन में जनरली हम लोग यही करेंगे, कुछ सरफेसेस पे मुझे पोटेंशियल पता होगा, और उन पोटेंशियल्स को यूज़ करके जो बीच का बाकी का रीजन है जो बाउंडेड है उन सरफेसेस के द्वारा, उसमें हम लोग पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अगर v बराबर v0 हम लिख लें, यानी कैपिटल R पे, तो यानी v0 इज इक्वल टू कैपिटल R यहाँ लिख दीजिए माइनस रो कैपिटल R स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और प्लस C2। अब यहाँ से हम लोग इसको घटा ले और C2 को हटा दे, या C2 का मान यहाँ से निकाल के वहाँ रख लें, एक ही बात है। तो v माइनस v0 बराबर, तो आप जानते हैं जब घटाते हैं तो साइन चेंज करके और फिर जोड़ लेते हैं, तो इसलिए इसका साइन यहाँ प्लस करके लिखेंगे, रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और फिर माइनस रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट,
और ये कट गया, ये घट करके, तो v बराबर v नॉट प्लस रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और फिर r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया गया था और हमने उसके पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख लिया, उसका बिना वो रो डी टॉ इंटीग्रेशन वगैरह किए हुए। ये एक बहुत सिंपल है, इसमें रो डी टॉ करके इंटीग्रेशन करना, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख करके एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर में, और इसको इंटीग्रेट करके आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ये मेथड को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल लिया था कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इस v नॉट का मान रखें। लैप्लेस इक्वेशन में जनरली ऐसे ही होता है कि हमारे पास कुछ सरफेसेस होते हैं और उन सरफेसेस से एक वॉल्यूम बाउंड होता है। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी बाउंड है इसी सरफेस से, और प्लस सरफेस एट इन्फिनिटी, इससे ये सरफेस, ये जो वॉल्यूम है ये उससे बाउंड है। इसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक सरफेस यहाँ है, एक सरफेस यहाँ है, और हम कहें कि इन दोनों को छोड़ करके ये जो रीजन है ये मेरा वॉल्यूम है, और एक सरफेस मेरा इन्फिनिटी पे है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, उससे ये वॉल्यूम बाउंड हुआ है। तो ऐसे हम लोग वॉल्यूम्स बना सकते हैं, ऐसा भी वॉल्यूम बना सकते हैं, ऐसा भी वॉल्यूम बना सकते हैं, ऐसा भी वॉल्यूम बना सकते हैं। एक फाइनाइट के ऊपर एक वॉल्यूम ले सकते हैं और हम कह सकते हैं ये मेरा रीजन है, इसके अंदर हम लैप्लेस इक्वेशन करेंगे, और इट इज़ बाउंडेड बाय 3 सरफेस है, ये इसका बाउंडिंग सरफेस है। तो जो बाउंडिंग सरफेसेस हैं उनके ऊपर हमें पोटेंशियल्स मालूम होने चाहिए, और उनके पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशंस के आधार पे उस रीजन में पोटेंशियल लिखना, ये वस्तुतः लैप्लास या पॉसा का उद्देश्य रहता है। तो उसी का हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमने एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया और रो पता है, इसके अंदर का रो पता होना चाहिए अपने को, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर पता होना चाहिए। तो ये यहाँ रो पता है और ये हमारा रीजन है, ये उसका बाउंडिंग सरफेस है, और बाउंडिंग सरफेस पे पोटेंशियल इतना है। तो फिर बाकी के सारे पॉइंट्स के ऊपर कितना पोटेंशियल, ये हम लोग इससे निकालते हैं। तो ये मेथड है। अब हम ज़्यादा कंसंट्रेट लैप्लेस इक्वेशन पे करने वाले हैं आगे, और उसके बहुत सुंदर बहुत रोचक प्रॉपर्टीज़ है लैप्लेस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे।